आज का मुद्दा है योगी सरकार का जंबो बजट। जी हां, 22 फरवरी को योगी सरकार यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। बजट में जहां एक तरफ 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की झलक होगी, वहीं संकल्प पत्र में किए कई वायदों को जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी इस बजट के जरिए योगी सरकार शुरू करेगी। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होगा, जिससे अगले 5 सालों में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। बजट 7 लाख करोड़ अधिक हो सकता है। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें ये खास होने वाला, लेकिन बजट में इस बार क्या खास रहेगा आपको कुछ बिंदु हम बता देते हैं। अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है और यह बजट होगा 7 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। यह बजट आपको तो सबसे बड़ा बजट, सबसे बड़ा प्रदेश। चुनावी वायदों को पूरा करने पर होगा जोर, क्योंकि चुनावी जो वायदे किए हैं सरकार ने उस पर जोर होगा। बजट सत्र के लिए 14 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें सीएम सड़क सुधार योजना के लिए भी बड़ा बजट होगा, यानी सड़कों को और बेहतर किया जाएगा। फ्री टैबलेट बांटने के लिए भारी भरकम बजट होगा, युवाओं को जो फ्री टैबलेट देने की बात कही गई है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़े बजट की योजना है। नए स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर भी फोकस होगा। आपको बता दें कि स्टार्टअप से जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, वो अपना स्टार्टअप खुद से शुरू कर सके, उस पर ध्यान होगा। उद्योगों की स्थापना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर होगा। आपको बता दें उद्योग धंधे जो स्थापित हो उसके लिए मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना। काशी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए भी धनराशि खर्च की जाएगी। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए बजट जारी किया जाएगा। जिलों में आपको बता दें खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट की तैयारी है। तो ये खास बिंदु हैं। खेलों पर भी फोकस है, किसानों पर भी फोकस है, इसके अलावा उद्योग धंधे पर भी फोकस है। तो ये तमाम चीजों पर इस बजट में आपको बता दें ध्यान दिया जाएगा। और बजट के जरिए, क्योंकि मिशन 2024 भी नजदीक और सरकार कोशिश करेगी विकास जो तेजी से बढ़ रहा है और उसी को रास्ते को तेजी से और गति दी जाए, इस बजट में यही खास होने वाला है। तो कल 22 फरवरी यूपी के इतिहास के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है। 7 लाख करोड़ का बजट यूपी के लिए आ रहा है और 7 लाख करोड़ का बजट धरातल पर उतरता है तो आप सोचिए कि क्या क्या फायदे होंगे और किस किस सेक्टर्स पर सरकार की नजर है जिसको बढ़ावा देने पर कोशिश करेगी। सात लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। चुनावी वायदों को पूरा करने पर होगा जोर। बजट सत्र के लिए 14 बैठकें प्रस्तावित होंगी। सीएम सड़क सुधार योजना के लिए बड़ा बजट होगा। फ्री टैबलेट बांटने के भारी भरकम बजट होगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़े बजट की योजना होगी। नए स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। उद्योगों की स्थापना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर होगा। काशी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए धनराशि। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण के लिए बजट। जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की बजट। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे उनको भी हम चलेंगे। पहले यशवर्धन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बजट आ रहा है सर, कितना महत्वपूर्ण है? 7 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट बताया जा रहा है। कितनी उम्मीदों भरा वाला बजट है ये सर? देखिए, जब भी बजट आता है उसका एस्टिमेशन हमेशा ही अच्छा होता है और बजट हमेशा ये सोच के प्रस्तुत किया जाता है कि प्रदेश का कल्याण होगा और प्रदेश के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है। लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज बजट में होती है वो ये कि पैसा आएगा कहां से, क्योंकि आप जाने के सोर्सेस तो बहुत सारे खोल देते हैं, आने के सोर्सेस क्या है? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आने के लिमिटेड साधन है। उसका जो स्टेट टैक्स हुआ करता था, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वैट का हुआ करता था, वो वैट अब उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। अब वो सेंटर के पास चला गया, सेंटर से शेयर हमको मिलता है। इसके अलावा जो एक्साइज है
स्टेट एक्साइज है वो हमारे पास आता है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, जो स्टेट ड्यूटीज आती हैं, स्टैंप ड्यूटीज आती हैं, वो हमारे पास आती हैं। तो कुल मिलाकर के आने के सोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन जाने के सोर्सेज बहुत सारे खोल दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। और इस बजट में महत्वपूर्ण चीज देखने वाली यह है कि अभी जो हमारे इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने का हमारा एमओयू साइन हुआ है लोगों के साथ में, तो उस एमओयू को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो 7 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल प्रस्तुत किया जाएगा, तो आई होप कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप खर्चा करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, तो नेचुरली उससे आपकी स्टेट की ड्यूटी बढ़ेगी, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो आपका प्रदेश खुशहाल होगा। तो आई होप एंड आई बिलीव कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बार जो बजट लेकर के आ रही है 7 लाख करोड़ का, वो बजट प्रदेश के हित में हो और प्रदेश के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने, यानी उम्मीदें बहुत सारी हैं। और देखिए, जिस बात का आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसी पर सरकार का फोकस है। हम लौटेंगे, हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। कपिश जी, समाजवादी पार्टी हल्ला ही करती रहेगी बजट वाले दिन भी, या उम्मीदें हैं? कि बात हल्ला करने की नहीं है, इसको आप लोकतंत्र में ये शब्दावली ठीक नहीं है। लोकतंत्र के अंदर, अच्छा, लोकतंत्र के अंदर ये शब्दावली ठीक है कि राज्यपाल गो बैक और सड़कें सूनी हो जाएंगी? नहीं, राज्यपाल गो बैक ये लोकतंत्र के लिए शब्दावली ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। अरे वाह सर, बिल्कुल ठीक है। वाह सर। जो सरकार कान में तेल डाल के सो जाए, जो सरकार विधायकों को तख्ती लेकर के आने से, सड़क पर चलने से रोके, उनके साथ हाथापाई करवावे प्रशासन की, जो सरकार लोकतंत्र में जो है वो हमारे किसान नेता के मूर्ति पर माल्यार्पण करने ना दे, तो आप मुझे बताइए। और दूसरा, महामहिम क्या पढ़ते हैं? सरकार का एजेंडा ही तो है ना, जो फेक है टोटल तरीके से। 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट साहब ने कर लिया, हुजूरे आला ने, लेकिन यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसके लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पर क्या चीज सोचा था, कि कौन कच्चा माल कहां से आएगा और कहां पर किसको क्या जमीन दी जाएगी। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। कपिश जी, अभी बजट पे आ जाते हैं। बजट से आपको कितनी उम्मीद है? विपक्ष के नाते बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं, जब बजट पेश होगा तब हम उम्मीद बांधेंगे, क्योंकि पिछले जितने 6 बजट पेश किए गए उससे नाउम्मीदी ही आई है। और मैं ये पूछ रहा हूं जयप्रकाश भाई, हर वर्ष तो प्रदेश का सबसे बड़ा बजट लेकर के योगी सरकार आती है, लेकिन क्या संपोषणीय विकास पे वो बजट जाता है, या एक तरफा किसी चीज में लोकेट हो जाता है जिसका कि पता भी ना हो? जैसे गाय के चारा पे आपने 400 करोड़ दिया और शिक्षा पे आपने महज 30 करोड़ दिया था। उठा के पिछला बजट देख लीजिए, आपने 0.5% की और 1% की सेस लगा दी। वो सेस गौ माता के सेवा में जानी थी, लेकिन जो गौ माता जिंदा जो है वो दफनाई गई। और मैं आपको एक बात ये पूछ रहा हूं कि ये आखिर जब आप बजट का लोकेशन बड़ा लेकर के आते हैं, तो पूर्ववर्ती बजट में 1.5 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ वापस क्यों कर देते हैं, जो खर्चा नहीं कर पाते हैं? तो इस निकम्मेपन को कौन गिनाएगा? कहने के लिए आप पहले लाते हैं तो अरे देखिए 7 लाख करोड़ का, लेकिन आप खर्चा नहीं कर पाए। और दूसरा, बजट आएगा कहां से? भाई, बजट आने के 2 साधन हैं। एक तो रेगुलर होता है कि आपके जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, उससे हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। और एक वो चीज होती है जिसमें आप अपना साल भर में कुछ अगर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप निकालते हैं। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी होता है सेम, जिसमें किसी अन्य प्रदेश से, अपने देश से या विदेश से भी ऋण लिया जाता है। तो उस ऋण को जो आपने लिया उसमें कितना आपको ऋण का चुकता करने में ब्याज चुकाना है, और अगर ऋण का सही समय पे प्रयोजन नहीं किया तो वो ऋण घाटा ही देता है। तो ये सरकार तो घाटा देने वाली सरकार है। 6 वर्ष से 6 लाख करोड़ का एमओयू। अशोक पांडे जी से पूछ रहे थे, कपिश जी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आपको तो उम्मीदें हैं नहीं। अशोक पांडे जी, क्या उम्मीदें लगाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो उम्मीदें हैं नहीं। आप पिछली बार आपने 2022 में जो बजट पेश किया था वो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का था। इस बार आप एक नया इतिहास बना रहे 7 लाख करोड़, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो जाता कहां है बजट तो खर्च भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि पहली शुरुआत तो यही है
इन लोगों को का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये दुर्भाग्यजनक है। दूसरा, विपक्ष की सशक्त भूमिका के बजाय ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए हानि है। डॉक्टर लोहिया रहते तो इन लोगों को समझाते कि जिस तरह से इन लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से कागज का गोला उनके मुंह पर फेंकने का काम करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। पहले तो इनको तो लोकतंत्र की व्याख्या कायदे से होनी चाहिए कि राज्यपाल के पद की गरिमा का हनन ये लोग करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। दूसरी बात, सही है हमारे बजट से इनको कोई फायदा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा, इसलिए जनता ने हमें दोबारा जिता दिया और इन लोगों को दूसरा रास्ता दिखा दिया। मेरा ये मानना है कि ये बजट किसानों, नौजवानों, महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी लोगों के उत्थान का बजट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पहली बार है ये बजट गांव की मेड़ों खलिहानों से होके किसानों तक जाता है। ये हम ही हैं जो किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। ये हम ही हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली दे रहे हैं। ये हम ही हैं, गन्ना मिलों को ये लोग बेच रहे थे, हमने उनकी व्यवस्था को सही कर दिया, पश्चिम की भी, पूर्वांचल की भी। यह बजट निश्चित तौर पे प्रदेश के विकास का बजट है और इनको भले न हो, लेकिन जनता को फायदा होगा। नहीं अशोक जी, वो ठीक है, जनता को फायदा होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, और जो यहाँ पर हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी सवाल उठा रहे थे, दिलीप यशवर्धन जी भी। देखिए, बजट आप बना तो देते हैं, लेकिन कई जगह तो खर्च भी नहीं होता। और अभी आपने देखा होगा, हाल में सीएम योगी ने बकायदा बैठक ली थी और सब विभागों से मांगा था, और बहुत सारे विभाग ऐसे थे जो बजट खर्च ही नहीं कर पाए अपना। उनको कहना पड़ा कि भाई जल्दी करिए, आप नए सेशन आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इस पर निगाह रहेगी और जिस भी मद में पैसा गया है जाएगा, निश्चित तौर पे उसका विकास होगा, उसमें लगेगा। इस बार निगाह है, तभी योगी जी ने सारे विभागों को कहा। ठीक है कपिल जी, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं दिलीप जी का रुख करूंगा। बहुत सीधी सी बात है, जिस एमएसएमई कंपनी के वो ये लाने की बात कर रहे हैं या लगवाने की बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, जब समय पे आपको प्रोत्साहन देना था तो आपने दिया नहीं। 2 लाख कंपनी जो है एमएसएमई बंद हो गई और वो आपके ही वजह से हुई। आपने उसमें उनको मदद नहीं की। आप तो इन्वेस्टर सबमिट करके बड़े उद्योगों की स्थापना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो सर्विस जो है वो एमएसएमई कंपनी से ही देती हैं। ये सर्वविदित है और इनको अनुभव नहीं है प्रबंधन का, इस वजह से ये कह रहे हैं। 9 रोलर कंपनियां तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बंद हो गई, 9 और बची हैं, उनको बचा लो पहले आप। 9 रोलर कंपनियां आपकी लखनऊ में जो अमौसी इलाके में है वो बंद हो गई और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना वहां के रोडों की व्यवस्था दुरुस्त की। महंगी बिजली की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, आप बिजली रेगुलेट नहीं कर पा रहे। आपने साल भर से ऊपर हो गया वादा किए हुए कि किसानों के बिजली का बिल माफ और प्रदेशवासियों के बिजली का हविल हाफ, तो वो आप काम नहीं करने जा रहे हैं। जहां आपको काम करना चाहिए वहां आप काम नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। और संस्कार की बात तो आप कतई मत कीजिए। एमसीडी के अंदर जूता चप्पल चलवाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, माइक और कुर्सी फेंकवाने वाली पार्टी है, और 4-4 बार मेयर का चुनाव के अंदर इस तरीके की चीजें सामने आ गई हैं। आप संस्कार बताएंगे? हम तो लोकतंत्र के हद में रह के नारों की ही बात करते हैं, बिल के ही बात करते हैं। हमने जूता चप्पल नहीं चलाई है आपकी तरह। आप तो जूता चप्पल चलवाने वाले लोग हैं। हालांकि देखिए, सरकार सांसद जो है अशोक पांडे जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक कपिल जी एक बार आप बताइए ना, एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़े बजट की योजना है, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ सर, उसमें एमएसएमई सेक्टर पर ही फोकस है। ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं, इतना बड़ा निवेश आ रहा है, चीजें बदली होंगी तब तो आप थोड़ी बहुत तारीफ भी तो करिए ना, कहा चीजें बदली हैं। बताइए कौन सी कंपनियां छोड़कर जा रही है, कौन सी कंपनियां भाग रही है? कंपनियां तो आ रही है ना यहाँ पे। पहले तो हम पहले तो हम बता दें, हाँ। नहीं 2 लाख कंपनियां एमएसएमई बंद हैं, इनकी वजह से बंद हो गई। कोरोना काल में इन्होंने ना फिक्स चार्ज माफ किया जबकि वो कंपनी बंद थी। आप उठा करके अगर विदेशों से बार बार अपनी तुलना करते तो इसमें फ्रांस से तुलना क्यों नहीं करते, अमेरिका से क्यों नहीं करते हैं? जहां जिन कंपनियों का जो प्रोडक्शन और जो फायदा था उन जगहों पर वहां पर क्या हुआ? आखिर उन्होंने, अगर सरकार ने आदेश दिया था बंद करने की तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी से जवाब लेते हैं। अशोक जी जवाब दे। आपने तो फिक्स चार्ज तक नहीं दिया। देखिए, आपने तो उनकी EMIs को आगे नहीं बढ़वाया।
तो आप तो हत्यारी सरकार हैं। आपने हमारे कपिल जी जवाब लेना, जवाब ले लेते हैं। देखिए, जब इनका शासन था तो उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि बीमारू राज था, गुंडागर्दी चरम पे थी, अपराध का राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया था, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया था, का पैसा चाहे लावा हो, चाहे बिरला की डिस्टिलरी हो, चाहे लखनऊ में लुलू मॉल हो, चाहे मेदांता है। उत्तर प्रदेश 12वां नंबर से दूसरे नंबर पे आ गया है। अखिलेश यादव बम्बई जाते कि व्यापार लगाओ, कोई समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में हमने 80 सड़कें की है, हमने अंतरराष्ट्रीय एक एक करके बात, एक एक करके। हमने उद्योग और फ्लाईओवर व्यवस्था, आवागमन। कपिल जी रुकिए, अभी एक एक करके बात करें ना तो अच्छा है, लोग सुन पाएंगे आपको। वातावरण दिया है उत्तर प्रदेश में, बाहर के व्यवसायी व्यवसाय लगाने को तैयार है। चलिए मैं आ रहा हूं। दिलीप जी एक बजट, क्योंकि देखिए अभी आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं तो बजट में कहीं ना कहीं अपने ढांचे को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो समिट की बात हुई और समिट के बाद अब ये जो 33 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो निवेश आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं धरातल पर आना है और उसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी है और उसके लिए फिर रोजगार भी युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ऐसा तो नहीं है कि बदलाव तो आप देख रहे हैं ना, और बजट में भी वो चीजें आएंगी और बजट में जब चीजें धरातल पर होंगी दिलीप जी तो ये चीजें होंगी ना। मैं आ रहा हूं, एक रिएक्शन जी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं सर। दिलीप जी बिगड़ गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के प्रति समय समय पर कोई न कोई बड़ा कांग्रेसी नेता इतने अपमान भरे वचनों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए मैं यह मानता हूं कि देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। चलिए दिलीप जी अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा था कि इस इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू साइन हुआ है, जितने का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आना है, अगर वो आएगा तो अनडाउटली बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि उन इन्वेस्टमेंट्स को धरातल पर उतार करके उनको मूर्त रूप देने के लिए सरकार को पहल करनी है और सरकार को पहले इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ तो बजट में वो झलक तो दिखेगी ना, वो झलक तो दिखेगी ना बजट में। हाँ दिखेगी और अच्छी बात है, और बजट में उसका एस्टिमेशन उनको करना पड़ेगा कि ये फैसिलिटी देने के लिए कितना पैसा सरकार को खर्चा करना है, सरकार उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेल कराएगी, किन किन जगहों पर उनको क्या क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो देगी, कहां पर उनको टैक्स हॉलीडेज देगी। और देखिए बजट में सबसे बढ़िया बात क्या होती है, सबसे बढ़िया बात क्या होनी चाहिए कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट घट रहा है तो फिस्कल डेफिसिट घटने का मतलब कि आपका बजट एस्टिमेशन अच्छा है, लेकिन अगर आप वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दे रहे हैं तो उस फिस्कल डेफिसिट की रिकवरी करने के लिए आपको बोरोइंग्स करनी पड़ती है, उस बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट अगर आप अपनी जेब से देते हैं तो वो पैसा आप प्रदेश की जनता से निकालते हैं। हाउस टैक्स बढ़ा देंगे, वाटर टैक्स बढ़ा देंगे, बिजली का बिल बढ़ा देंगे, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा देंगे, इसी के ऊपर सेस लगा देंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि पैसा आए ज्यादा, जनता को उसका लाभ मिले, जनता के ऊपर उसका बोझा ना पड़े। तो ये जो एमओयू हुआ था इस बार, इस एमओयू में जो एस्टिमेशन किया गया, जितने भी एमओयू साइन किए गए इस सब के अंदर, वो एमओयू अगर धरातल पर उतर जाते हैं और जो 7 लाख करोड़ का बजट एस्टिमेशन है सरकार का इस बार का, वो नहीं, मैं एक सबसे बड़ी बात है ना दिलीप जी, अगर हम बात करें पिछले बजट को, सरकार ने कोई नया टैक्स या नया कोई कर तो नहीं लगाया जनता पर, यूपी की जनता पर कोई नया बोझ नहीं देखने को मिला और चीजें बदल गई। आपने कहा आपने रेवेन्यू पार्ट की बात कही। हाँ दिलीप जी। जयप्रकाश जी लगाया अभी बीच में, अभी 6 महीने पहले हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को तो 3 गुना बढ़ाया गया है। हाँ वो बढ़ा है बजट में, पिछले बजट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल हाँ पिछले बजट की बात की ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। पिछले बजट का जो था उसके बाद इस पिछले और इस बजट के बीच में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को 3 से 4 गुना बढ़ाया गया है और बिजली की दरें बढ़ाने का प्रपोजल था जिस पर फिलहाल नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा दिलीप जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि रेवेन्यू पार्ट के हिसाब से आप देखें, आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यटन क्षेत्र में आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, चीजें तो बदली है, बिजली की व्यवस्था बदली है, तो अगर बिजली आप दे रहे हैं तो चीजें, सड़कें की बेहतर व्यवस्था हुई है। कपिल जी आप तो गर्दन मना ही करेंगे आप तो सर। हाँ जयप्रकाश जी अनडाउटली चीजें बदली हैं, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस और ज्यादा करने की जरूरत है। हाँ। देखिए जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन
बढ़ावा देते हैं तो उसमें पहला कंट्रीब्यूशन सरकार का होता ठीक है, ठीक है। या यूं मान लीजिए ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन कपिल जी आपका ही ले लेता हूं। हालांकि कपिल जी आप संतुष्ट नहीं होंगे, जबकि चीजें इतनी बदल गई। आप करा लेते ना इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट, आप तो बस वहां नचाते रहते थे सफाई में कलाकारों को। नहीं बदली। मैं एक बात पूछ रहा हूं, मैं बहुत साधारण सी बात आपको रख दे रहा हूं। जब आपका एंगल ही पूछने का टेढ़ा है तो आप नहीं देख पाएंगे। खैर जो कुछ भी हो, कोई ना, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। अरे सर हम प्रभावित नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं। हाँ। अरे भाई सुन तो ले। जल्दी कहिए सर, वक्त कम है थोड़ा। बनारस में आपने कॉरिडोर बना करके सैकड़ों मंदिर, आपने प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, नुकसान कर दिया। मैं आप को एक बात पूछ रहा हूं, बनारस का जो घाट है उस पर क्या पर्यटन इनके धाम बनने से बढ़ा है या पहले ही से था? वो तो विश्व स्तर पे पहले ही से था। ये कैसे सरकार बताएगी कि इनके बनवाने के वजह से वहां पर पर्यटन बढ़ गया? या तो ये श्वेत पत्र लेकर के हमें। अरे सर बहुत चीज है सर, टेंट सिटी वहां आ रही है सर, वहां टेंट सिटी वहां लगा रहे हैं, बहुत चीजें बदली और बदलेंगी और सुविधाएं मिलेंगी तो तभी तो आएगा ना सैलानी। सर मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। यही आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल बजट पेश होने जा रहा है, 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट होगा, उम्मीदों का बजट है। और इस उम्मीदों के साथ देखते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है योगी सरकार के इस जंबो बजट में।